हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, प्रिपरेशन जो है अच्छे से चल रही होगी क्योंकि बोर्ड्स भी देने हैं, फैब से स्टार्ट हो रहे हैं एंड देन मई में नीट का एग्ज़ाम भी देना है। तो आई होप कि बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे हर एक स्टूडेंट। आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में, उसके टाइप, उसके बाद एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम कवर करेंगे डिटेल में डिस्कशन के साथ में। थोड़ा सा कल की वीडियो के बारे में भी हम जान लेते हैं कि जो क्लास 12th में यूनिट नंबर 8 है, जिसमें भी चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, वो कल से हमने स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट लेक्चर था। कल की वीडियो जो थी फर्स्ट वीडियो थी इस पर्टिकुलर चैप्टर की, जिसमें हमने हेल्थ का इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद जो कॉमन डिजीज़ कॉज होती हैं एक किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी ह्यूमन बीइंग में, डिफरेंट पैथोजेंस के थ्रू, चाहे वो बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है, वायरस के थ्रू हो रही है, फंजाई के थ्रू हो रही है, या फिर प्रोटोजोआ, हेलमिन्स जो हैं। सो ये डिफरेंट पैथोजन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट टाइप की डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो वो सारी की सारी जो डिजीज़ कॉज होती हैं उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम कल के वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि कल का वीडियो देखा होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। आज का जो वीडियो है उसमें हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप, और उसके बाद एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी जो है इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। अगर यदि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो इम्यूनिटी जो टर्म है ये भी हेल्थ जो टर्म है जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है हर किसी के थ्रू। तो उसी तरीके से जब से कोविड का इन्फेक्शन हुआ है पिछले 2 ईयर्स से, तो इम्यूनिटी जो है वो टर्म भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जा रहा है। तो एक्चुअल में जो इम्यूनिटी टर्म है इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इम्यूनिटी जो टर्म है, ये जो वर्ड है, इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसकी और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो इम्यूनिटी क्या होता है, अगर यदि पहले मैं इसके हिंदी मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उसकी बॉडी, ठीक, बॉडी, या फिर हम बोल लें कि इम्यून सिस्टम, उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, तो उसके पास ऐसी क्या कैपेसिटी होती है, ऐसी क्या पावर होती है कि जब उसको अगर कोई पैथोजन, कोई पर्टिकुलर पैथोजन उसकी बॉडी में अटैक करता है तो उससे कॉज होने वाली डिजीज़ के अगेंस्ट वो कितना फाइट कर पाती है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बॉडी या फिर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम। तो इसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। किसी भी रोग मीन्स डिजीज़, ठीक है, किसी भी डिजीज़ के लिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो बॉडी है या फिर उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कितना फाइट कर सकता है, ये चीज़ आती है इम्यूनिटी के अंदर। इम्यूनिटी के अंदर हम इस चीज़ को समझते हैं, पढ़ते हैं। अगर यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी टू डील विद फॉरेन सब्सटेंस, हमारी बॉडी या फिर हमारे इम्यून सिस्टम की वो कैपेसिटी, वो पावर जो एक फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स, जिसको हम पैथोजन के नाम से भी जानते हैं, तो उस फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट कितनी डील कर सकती है, कितना फाइट कर सकती है, इस चीज़ को हम जानते हैं इम्यूनिटी के नाम से, जो एंटर होने वाला होता है हमारी बॉडी के अंदर। सो ये डेफिनेशन होती है इम्यूनिटी की, कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी टू डील विद फॉरेन सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स एक्सेट्रा दैट एंटर आवर बॉडी एंड टू रेंडर दैम हार्मलेस। ये डेफिनेशन होती है इम्यूनिटी की। आई होप कि इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो
क्लियर हुआ होगा। अब ये जो इम्यूनिटी है या फिर हम जो बोलते हैं इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम या फिर इम्यूनिटी, इसकी जो स्टडी है उसको हम किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं? साइंस की इम्यूनोलॉजी। जैसे कि बैक्टीरिया की स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी के नाम से जानते, उसी तरीके से जहाँ पर इम्यूनिटी या फिर इम्यून सिस्टम की स्टडी की जाती है साइंस के जिस ब्रांच में, उसको हम इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये बात हो गया एक एडिशनल पॉइंट, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है तो वो भी हमारा छूटना नहीं चाहिए। अब टाइप की बात करें तो जो इम्यूनिटी है वो दो टाइप की होती है। एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि हमारी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। जैसे ही किसी भी न्यूबॉर्न जो बेबी है उसका बर्थ हुआ तो ऑलरेडी इनबिल्ड होगी उसकी बॉडी में इम्यूनिटी। और एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो लाइफ टाइम पर एक्वायर की जाती है, उसको बनाया जाता है उस इम्यूनिटी को लाइफ के किसी भी स्टेज पर, जब अगर यदि कोई भी इन्फेक्शन कॉज हो रहा है तो इस तरीके से। इस बेसिस पे जो इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप जो है उसको हम इन्नेट इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, ये वाला फर्स्ट टाइप है। एंड सेकंड टाइप जो है उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों में जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये क्या है? बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, इनबॉर्न, ठीक है, या फिर हम कहें कि बाय बर्थ प्रेजेंट होती है ये, जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये क्या है? ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती, ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो है किसी भी इंडिविजुअल का, उस टाइम पर अगर यदि नीड होती है, किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन कॉज होता है पैथोजन के थ्रू, तो उस टाइम पर इस इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है आर्टिफिशियली। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती है। इस दोनों में ये डिफरेंस भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बाय बर्थ कौन सी इम्यूनिटी जो है वो प्रेजेंट होती है, तो वो होती है इन्नेट इम्यूनिटी। अब मूव करते हैं इसका वन बाय वन डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करने की। तो यहाँ पर एक हमारे पास फ्लो चार्ट है जिसमें इम्यूनिटी जो है उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इम्यूनिटी जो है सबसे पहले उसके टाइप बता दिए हैं, दो टाइप की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो है इनबॉर्न मीन्स बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो है उस टाइम पर, किसी भी टाइम पर इसको आर्टिफिशियली डेवलप किया जाता है। ये हो गए दो टाइप इम्यूनिटी के। अब इन दो टाइप में भी सबसे पहले हम अगर यदि बात करें इन्नेट इम्यूनिटी के टाइप की, तो इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है नॉन स्पेसिफिक और एक होता है स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक कहने का मतलब ये हो गया फॉर इन्फेक्टियस इन जनरल, कोई स्पेसिफिक पैथोजन जो है उसके लिए नहीं है, इन जनरल इन्फेक्शन के लिए है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक जो होगी वो किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए होगी, जो कि किसी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होगी, ये होता है स्पेसिफिक। इन्नेट इम्यूनिटी जस्ट इतना ही है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये क्या है? दो टाइप का है, एक्टिव एंड पैसिव। दो टाइप ये हो गए। एक्टिव जो इम्यूनिटी होती है वो क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय वंस ओन बॉडी, एक किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की खुद की बॉडी जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रही है, जब उसमें अगर किसी पैथोजन ने उसकी बॉडी में अटैक किया है, उस टाइम पर खुद ही बॉडी जो है इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रही है, फाइट कर रही है उस पैथोजन के लिए, तो इस टाइप की जो इम्यूनिटी है उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन
पैसिव इम्यूनिटी जो है वो क्या है, सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल किसी इंडिविजुअल की बॉडी में पैथोजन ने अटैक किया, तो उस टाइम पर जो उस इंडिविजुअल की बॉडी है, उस इंडिविजुअल का जो इम्यून सिस्टम है वो उस पैथोजन के लिए फाइट नहीं कर रहा होगा, उसके लिए हमें आउटसाइड रिसोर्सेज जो है वो ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि मेडिसिन जो हैं वो लेनी पड़ेंगी, तब जाके हमारी बॉडी जो है उस मेडिसिन को यूटिलाइज करके उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए फाइट करना स्टार्ट करेगी। सो इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है उसको हम पैसिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। अब ये जो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी हैं, अगेन ये दोनों फिर से डिवाइड होती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो नेचुरल होती है और आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल बाय प्रीवियस इन्फेक्शन। नेचुरल कहने का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल है, उसकी बॉडी में एक पैथोजन ने, एक किसी बैक्टीरिया ने, किसी वायरस ने फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट किया, जैसे कि कोविड वायरस है, ठीक है, कोरोना का जो वायरस है, आज से 2 साल पहले फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में ये डिज़ीज़ जो है वो देखने को मिली। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि बॉडी में कोरोना वायरस जो है उसके वायरस ने इन्फेक्ट किया, तो बॉडी जो है बहुत सारे लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के बाद बच गए। लेकिन बहुत सारे लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से वो उससे फाइट नहीं कर पाए, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ। जिन लोगों की बॉडी ये या फिर जिन लोगों के इम्यून सिस्टम ने कोरोना वायरस जो है उसके लिए फाइट की, तो उनकी बॉडी में एक मेमोरी बन गई कि अगर फ्यूचर में फिर कभी कोरोना वायरस जो है उसका इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी के पास एक मेमोरी होगी, एक मेमोरी बेस्ड जो एंटीबॉडी होगी वो ऑलरेडी बन चुकी होगी। तो जब सेकंड टाइम उस सेम पैथोजन का इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी जो है वो उस प्रीवियस इन्फेक्शन के मेमोरी के बेसिस पर तुरंत एंटीबॉडीज़ जो है बनाना स्टार्ट करेगी और फाइट करेगी और बहुत अच्छे से फाइट हो पाएगी। तो इस तरीके का जो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, जो इम्यूनिटी होती है उसको हम नेचुरल के अंदर पढ़ते हैं, कंसीडर करते हैं बाय प्रीवियस इन्फेक्शन। एक होती हैं आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल कहने का मतलब आ जाता है इसमें वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। आर्टिफिशियल कहने का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना से ही रिलेट करते हुए चलते हैं कि जिन इंडिविजुअल्स को कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ था, कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट नहीं किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन जो है वो बहुत अच्छे से कराया, तो जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ था उनकी बॉडी में वैक्सीन जो है आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस की गई और बॉडी ने उस आर्टिफिशियल वैक्सीन के लिए फ़ाइट की और एक मेमोरी जो है डेवलप कर ली। अगर वो इसलिए किया गया कि इन फ्यूचर जिनको फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस नहीं हुआ है, इन्फेक्शन नहीं हुआ है, बट अगर इन फ्यूचर उनको होता भी है तो जो नेचुरल वाला था प्रोसेस, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम का जो इन्फेक्शन कॉज हो रहा था वो वाला स्टेप जो है वो स्किप हो जाएगा और क्या कहते हैं ऑलरेडी उनकी बॉडी में वैक्सीन जो इंट्रोड्यूस की गई है उसके बेसिस पर एंटीबॉडीज़ एक मेमोरी डेवलप हो चुकी होगी। अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है तो बॉडी तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी, इम्यून सिस्टम तुरंत एंटीबॉडीज़ बनाएगा और फाइट करना स्टार्ट कर देगा। ये चीज़ आती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर। आई होप कि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है, कोई क्वेरी रहती है तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये बात हो गई एक्टिव में, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। उसके बाद पैसिव जो है वो भी अगेन 2 टाइप का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। एंटीबॉडीज़ इन अ फीटस रिसीव्ड फ्रॉम द मदर्स ब्लड। पैसिव जो इम्यूनिटी है, ठीक है, ये आउटसाइड जो आउटर सोर्स थे उससे डेवलप की जा रही थी। तो इसमें जो इसका नेचुरल टाइप होता है, इसमें देखा जाता है कि जब कोई एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसका जो बेबी है जो डेवलप हो रहा है उसके वूम में, तो प्लासेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से
बेबी जो है उसके बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं। मींस बेबी जो है, फीटस जो है वो रिसीव करता है अपने मदर के ब्लड से, प्लासेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज़ को, जो कि हम कहते हैं कि जब एक न्यू बॉर्न का बर्थ होता है तो उसमें कुछ ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि इन बाय बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होती है। तो ये उस चीज़ को एग्जाम्पल जो है उस चीज़ को बता रहा है। उसके बाद आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल होता है रेडीमेड एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस इन दी अदर एनिमल्स। एंड रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो हैं वो जो कि प्रोड्यूस होती हैं अदर एनिमल्स की बॉडी में, और उसके बाद ह्यूमन बींग्स में अगर किसी भी तरीके से इन्फेक्शन होता है और वो ह्यूमन बींग के लिए यूज़फुल होती हैं तो उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। आर्टिफिशियल मीन्स रेडीमेड तो होती ही होती हैं। ये था कुछ इम्यूनिटी, उसके सब टाइप एंड उसके भी सब टाइप के बारे में। आई होप कि ये फ्लो चार्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हमें देखना है, अब डिटेल में डिस्कशन करना है इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि फर्स्ट टाइप है इम्यूनिटी का। तो ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसको हम नेचुरल और नेटिव इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके सब नेम जो हैं, सब कैटेगरीज जो हैं नॉमेनक्लेचर की, वो भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद ये क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक टाइप होता है डिफेंस का। दिस इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बाय बर्थ ही इस टाइप का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो प्रेजेंट होता है, जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है। इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर्स। अब ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसमें 4 डिफरेंट टाइप के बैरियर प्रेजेंट होते हैं। बैरियर कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा रीज़न, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करता है, रोकता है किसी भी पैथोजन की एंट्री को बॉडी में। तो ये 4 टाइप के होते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। ये 4 डिफरेंट टाइप हैं किसके, इन्नेट इम्यूनिटी के जो बैरियर्स हैं उनके। तो फिजिकल बैरियर क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट बैरियर क्या है, फिजिकल बैरियर, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी पैथोजन की एंट्री को रोकने के लिए। सो स्किन इन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद आता है म्यूकस। म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, या फिर यूरिनोजेनाइटल जो ट्रैक हैं, ये जो डिफरेंट ट्रैक हैं उन पर जो म्यूकस की कोटिंग होती है, ये जो म्यूकस की कोटिंग है ये भी क्या करती है, एक तरीके से बैरियर का काम कर रही होती है। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है बॉडी में तो ये जो म्यूकस है, म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम लाइनिंग जो है एक्चुअली वो क्या करती हैं, उस पर्टिकुलर माइक्रोब को ट्रैप कर लेती हैं, उस पर्टिकुलर माइक्रोब को पकड़ लेती हैं और उसकी एंट्री को प्रिवेंट कर देती हैं, रोक देती हैं। सो इस तरीके से स्किन एंड म्यूकस जो कोटिंग लाइनिंग है, एपिथेलियम लाइनिंग जो है वहाँ पर म्यूकस की जो कोटिंग है, ये 2 बैरियर होते हैं जिनको हम फिजिकल बैरियर के नाम से जानते हैं, जो कि किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन या फिर हम कहें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब जो है उसकी एंट्री को प्रिवेंट कर देते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। आई होप कि फिजिकल बैरियर जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद और बैरियर्स जो हैं जैसे कि फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसकी बात करते हैं। तो जब हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो चैप्टर था वो डिटेल में डिस्कशन किया था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स में है उसमें स्टमक जब पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था कि स्टमक की जो लाइनिंग है वो क्या करती हैं, वहाँ से एसिड, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसको हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो स्टमक में जो HCl का सिक्रीशन है वो, या फिर सलाइवा जो माउथ में सिक्रीट हो रही थी थ्रू सलाइवरी ग्लैंड्स, टीयर्स फ्रॉम आइज़, जो हमारी आइज़ से टीयर्स निकलते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किसी भी माइक्रोब की ग्रोथ को। उसकी जो ग्रोथ होती है, उसका जो नंबर है, उसका जो कॉपी नंबर इंक्रीज़ होता है,
उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं डाइजेशन वाले प्रोसेस में, HCl जो है वो क्या करता है, माइक्रोब्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसको किल करने का काम करता है, जिसको हम जर्म्स भी बोलते हैं। सो जब हम फूड इनटेक करते हैं, स्पेशली फास्ट फूड, तो उसमें अगर यदि किसी टाइप का जर्म है, कोई माइक्रोब है, तो हमारे स्टमक में जो HCl का सिक्रीशन होता है वो उस पर्टिकुलर माइक्रोब, उस जर्म को किल करने का काम करता है, जिससे कि उसकी ग्रोथ जो है वो प्रिवेंट हो जाती है, एक तरीके से बिल्कुल ग्रोथ जो है को रोक देता है। सो इस तरीके से फिजियोलॉजिकल बैरियर में आते हैं एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज। ये क्या है, ये हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर माइक्रोब की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, किल करने का काम करते हैं। उसके बाद आता है थर्ड बैरियर, दैट इज सेल्यूलर बैरियर। अब ये जो सेल्यूलर बैरियर है, ठीक है, इसमें क्या आता है, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम वाइट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो क्या है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये हमारी बॉडी के लिए डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसमें काम करती हैं। जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वहाँ पर काम करती हैं कौन, ल्यूकोसाइट्स, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ऑफ आवर बॉडी, लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसमें भी स्पेशली आ जाते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसको शॉर्ट में PMNL के नाम से जानते हैं, जो कि न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स टाइप ऑफ लिम्फोसाइट इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज कैन फैगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। इस पर्टिकुलर जो सेल्यूलर बैरियर है, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो WBCs हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, इसके डिफरेंट टाइप होते हैं, जिसमें से कि न्यूट्रोफिल्स हो गई, मोनोसाइट्स हो गए, या फिर नेचुरल किलर सेल्स हो गए, जिसको हम शॉर्ट में NK के नाम से जानते हैं, ये सारे के सारे हो गए, या फिर कुछ मैक्रोफेजेस हो गए टिश्यूज़ में। तो ये सब के सब क्या करते हैं, फैगोसाइटोज करते हैं। दैट मीन्स कि जो फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन सब्सटेंस है, पैथोजन है, कोई जर्म है, कोई माइक्रोब जो है, उसको इंगल्फ कर लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। सो जो WBCs हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, ये क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं, जिसको हम सेल्यूलर बैरियर के अंदर में पढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट बैरियर आ जाता है हमारा साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या हो गया, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कि ये कोई एक पर्टिकुलर सेल है जिस पर किसी वायरस ने इन्फेक्शन किया, ठीक है, वायरस इन्फेक्शन है, दैट मीन्स कि वायरस इन्फेक्टेड ये सेल है हमारे पास कोई। अब ये जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल है, तो ये भी तो कोई केमिकल कुछ सिक्रीट करेगी, जो कि प्रोटीन्स को सिक्रीट करती है। अब कौन से प्रोटीन्स हैं, जिसको हम इंटरफेरॉन्स के नाम से जानते हैं। इंटरफेरॉन्स के नाम से जानते हैं। सो ये जो प्रोटीन है इंटरफेरॉन, जो कि सिक्रीट होती है कहाँ, किस सेल से, वायरस इन्फेक्टेड जो सेल है वहाँ से सिक्रीट होती है इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। अब जो ऐसी सेल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं जिसमें वायरल इन्फेक्शन नहीं है, नॉन इन्फेक्टेड हैं, तो उन सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, इंटरफेरॉन जो प्रोटीन है ये आता है साइटोकाइन बैरियर के अंदर। सो इसी के साथ में हमारा
इम्यूनिटी का फर्स्ट टाइप दैट इज़ इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, जिसको हम नेचुरल, नॉन स्पेसिफिक या फिर हम कहें कि नेटिव इम्यूनिटी, इतने सारे डिफरेंट नाम से जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो जाता है यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट। इसके बाद मूव करते हैं हम सेकंड टाइप जो है इम्यूनिटी का, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैंने बताया कि ये लाइफ टाइम जो है, लाइफ ड्यूरेशन जो है, वहाँ पर किसी भी स्टेज पर इसको आर्टिफिशियली डेवलप किया जाएगा, एक्वायर्ड किया जाएगा, हायर किया जाएगा इस टाइप की इम्यूनिटी को। तो ये क्या होती है, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। पैथोजन स्पेसिफिक फर्स्ट टाइप जो था वो नॉन स्पेसिफिक था, ठीक है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसको हम आर्टिफिशियली डेवलप करते हैं। तो ये डेवलप तभी की जाती है जब किसी स्पेसिफिक पैथोजन का इन्फेक्शन कॉज हुआ है किसी इंडिविजुअल के अंदर। सो इस बेसिस पे इसको कहा जाता है कि ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी और मेमोरी बेस्ड भी होती है। उसके बाद क्या होता है कि रेजिस्टेंट टू अ डिजीज विच एन इंडिविजुअल एक्वायर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। कोई भी इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में जब क्या कहते हैं किसी डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस जो है एक्वायर करता है, तो उस चीज़ को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर में समझते हैं, पढ़ते हैं। अब कहा कि ये जो है कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, या फिर हम कहें कि ये मेमोरी बेस्ड होती है। मेमोरी बेस्ड कहने का मतलब क्या हो गया, इसको हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो दिस मीन्स मेमोरी बेस्ड या फिर कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, इसका मतलब ये होता है कि व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। जब हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर पैथोजन का इन्फेक्शन होता है और हमारी बॉडी जब उसको एनकाउंटर करती है उसका पहली बार, तो उसके लिए जो बॉडी रिस्पॉन्स करती है या फिर इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स करता है, उस रिस्पॉन्स को हम प्राइमरी रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं, जिसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत स्लो होती है। जब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ किसी पैथोजन का बॉडी में, बॉडी ने उसको एनकाउंटर किया, मीन्स उसको पहचाना, उसके लिए फ़ाइट करना स्टार्ट किया। फ़ाइट करने में मीन्स उसने एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनाना स्टार्ट की। तो उसको ये जो पूरा प्रोसेस है कि इन्फेक्शन को पहचानने के बाद उसके लिए फ़ाइट करना स्टार्ट किया, तो ये जो क्या प्रोसेस जो है इसमें बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है वो लो इंटेंसिटी का होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि सेम पैथोजन का अगर सेकेंड टाइम इन्फेक्शन हो रहा है, अटैक हो रहा है, तो हमारी बॉडी के पास एक प्राइमरी रिस्पॉन्स के बेसिस पर एक मेमोरी जो है वो डेवलप होगी। ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ जो हैं उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए हमारी इम्यून सिस्टम ने बनाई हुई होंगी। तो जैसे ही सेकंड टाइम उस पर्टिकुलर पैथोजन का इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो बॉडी जो है वो उसको बहुत जल्दी से एनकाउंटर कर लेती है, पहचान लेती है। पहचानने के बाद तुरंत एंटीबॉडीज़ जो है, जो उसके पास प्रीवियस मेमोरी थी, उससे बनाना स्टार्ट कर देती है। तो इस टाइप का जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम सेकेंडरी या फिर इनएमेसेंटिक रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। सो ये मीनिंग था कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी या फिर मेमोरी बेस्ड होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आई होप कि जो मेमोरी बेस्ड है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेमोरी बेस्ड है, दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि लो इंटेंसिटी का होता है। उसके बाद क्या होता है, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिसिट्स अ हाई इंटेंसिफाई सेकेंडरी और एनएमएसेंटिक रिस्पॉन्स। ये बात की गई है इस पर्टिकुलर चीज़ में। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद क्या है कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। अब जो हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स कर रही है, जिसको हम एक प्राइमरी
और एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी में प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो आ रहा है, मिल रहा है, वो किसकी हेल्प से मिलता है? दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनकी वजह से हमारी बॉडी का जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमें मिलता है वो टू लिम्फोसाइट्स जो हैं उसकी वजह से हमें मिलता है। हमारे ब्लड में दो टाइप के लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। इनकी वजह से हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो मिल पाता है। अब ये जो दो लिम्फोसाइट हैं इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे हमारे ब्लड में दो टाइप के लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यदि अगर मैं ब्लड के कॉम्पोजिशन की बात करूं तो ब्लड जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। सो प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड पार्ट जो होता है ब्लड का उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है उसमें आते हैं हमारे सेल्यूलर एलिमेंट्स। सेल्यूलर एलिमेंट्स जो हैं इसमें आ जाती हैं हमारी रेड ब्लड सेल्स जिसको हम आरबीसीज के नाम से जानते हैं। उसके बाद सेकंड जो सेल्यूलर एलिमेंट है वो है हमारा ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद तीसरा जो सेल्यूलर एलिमेंट है उसको हम प्लेटिलेट्स के नाम से जानते हैं। सो ये हो गए कॉम्पोजिशन। अब इसमें बात की जाती है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो WBCs हैं, ठीक है, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो ल्यूकोसाइट जो है, अगर यदि हम इसको और डिटेल में देखें, इसके सब टाइप्स जो हैं उनके बारे में देखें, तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये दो टाइप की होती हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स या फिर ग्रेन्यूलर जिसको हम बोलते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स या फिर नॉन ग्रेन्यूलर। ये हो गए दो टाइप किसके? वाइट ब्लड सेल्स के। अब ये जो दो टाइप हैं ये फर्दर फिर से सब डिवाइडेड होते हैं, इनके भी सब टाइप होते हैं। तो जो ग्रेन्युलोसाइट हैं इसके टाइप में सबसे पहला टाइप आ जाता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के बाद आ जाता है हमारा इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स के बाद आ जाता है हमारा बेसोफिल्स। ये तीन टाइप की होती हैं। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं ये दो टाइप के आते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप होता है लिम्फोसाइट, और दूसरा होता है मोनोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट है यही फिर से दो टाइप के होते हैं, जिसमें आता है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये जो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट हैं यही प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है उसको क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। आई होप कि अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं और मोनोसाइट्स हैं ये दो टाइप जो हैं सेल्स के, ये क्या होते हैं? ये फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, पैथोजन, जर्म जो बॉडी में अटैक करता है
का फैगोसाइटोज करती है, मीन्स उसको इनगल्फ करती हैं और उसको ब्रेक करने का काम करते हैं मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। ये था ब्लड का थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मैं बोलूँगी, इससे भी और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में ब्लड के बारे में पढ़ा जाता है, लेकिन एक बेसिक क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैंने बता दिया कि ब्लड जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, सेल्यूलर एलिमेंट। सेल्यूलर एलिमेंट में हमारी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद भी वाइट ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट जो हैं वो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट होते हैं। लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। सो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट, यही प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। आई होप कि अब ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट हमने समझा था ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो इसमें अब जो लिम्फोसाइट हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ, लिम्फोसाइट में बी एंड टी जो लिम्फोसाइट हैं, तो इसमें से भी ये जो लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। दैट मीन्स कि ये जो बी लिम्फोसाइट है ये बहुत सारा प्रोटीन अमाउंट जो है उसको प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, टू पैथोजन इनटू आवर बॉडी टू फाइट विद दैम। बहुत सारा जो आर्मी है पैथोजन की, कह रहे हैं आर्मी ऑफ प्रोटीन्स जो है उसको पैथोजन के अगेंस्ट उस प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि फाइट करते हैं उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। अब जो बी लिम्फोसाइट के थ्रू जो आर्मी ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रही है, कहने का मतलब ये हो गया कि बी लिम्फोसाइट्स जो प्रोटीन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये प्रोटीन्स उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करेंगे, तो ये जो प्रोटीन है इसको हम एंटीबॉडीज़ के नाम से जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट में ABS इस तरीके से लिखते हैं। सो आगे अगर यदि ABS इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ हम समझेंगे तो दैट मीन्स कि एंटीबॉडी की बात की जा रही है। द टी लिम्फोसाइट डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज़। ये जो टी लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट नहीं करता है, बट हेल्प करता है बी सेल्स या फिर बी लिम्फोसाइट्स जो हैं उसकी टू प्रोड्यूस दैम। एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए टी लिम्फोसाइट जो है वो बी लिम्फोसाइट की हेल्प करता है, लेकिन खुद एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं करता है। ये कॉन्सेप्ट था। आई होप कि ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अगर हम बात करें ये जो बी सेल्स या फिर बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये जो एंटीबॉडी प्रोटीन जो है ये पर्टिकुलर पैथोजन जो अटैक होता है बॉडी में उसके सामने फाइट करती है, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडी है इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं। एक ये चेन, एक ये चेन, 2 चेन हो गई। एक ये वाली चेन होती है और एक ये वाली चेन होती है। सो इस तरीके से यहाँ पर हम अपना ड्रॉ कर लेते हैं। एक चेन ये हो गई, एक चेन ये हो गई, 2 चेन, 3 और 4, 4 पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन मीन्स, पेप्टाइड चेन कहने का मतलब ये हो गया कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसके थ्रू चेन्स जो हैं वो अटैच होती हैं, पेप्टाइड लिंकेज जो है वो देखने को मिलती है एंटीबॉडी में। सो 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं। अब ये जो 4 पेप्टाइड चेन हैं, ये जो 4 पेप्टाइड चेन है इसमें से 2 लाइट चेन्स होती हैं और 2 हैवी चेन्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 पेप्टाइड में से ये वाली जो ये चेन और ये वाली चेन जो है ये क्या है, ये लाइट चेन है, जो कि 2 लाइट चेन होती हैं। ये वाली चेन एंड ये वाली चेन जो है इसको हम हैवी चेन के नाम से जानते हैं, जो कि 2 होती हैं। तो इसको H2 और L2 इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन। ये जो हैवी चेन एंड लाइट चेन का ये वाला जो पर्टिकुलर अपर वाला इस तरीके का जो रीजन होता है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। अब एंटीजन बाइंडिंग साइट, सबसे पहले तो हमें एंटीजन के बारे में पता होना चाहिए कि एंटीजन क्या होता है।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एंटीजन और एंटीबॉडी में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो ये एक टाइप है प्रोटीन का, जो कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और ये जो एंटीबॉडी है ये कौन सिक्रीट करता है, कौन बनाता है, बी सेल्स या फिर बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बनाते हैं एंटीबॉडी को, और ये किसी भी पैथोजन के लिए फाइट करती हैं। एंटीजन जो है वो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है ये जो एंटीजन है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि पैथोजन या फिर हम कहें फॉरेन सब्सटेंस या फिर जर्म, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, ये सब आ जाते हैं, तो उसके थ्रू सिक्रीट किया जाता है ये एंटीजन जो कि केमिकल सब्सटेंस होता है। सो आई होप कि एंटीबॉडी और एंटीजन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहेगा। अब अगर फिर भी रहता है तो भाई दोबारा से वीडियो जो है उसको अच्छे से देखें, समझें कॉन्सेप्ट को, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी में ही अगर कन्फ्यूज़न रहा तो पूरा का पूरा जो इम्यूनिटी है उसका कॉन्सेप्ट भी कन्फ्यूज़न में ही निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो कि अच्छी प्रोटीन है, और किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस जब अटैक करता है तो उसके लिए हमारी बॉडी को बचाने का काम करती है, फाइट करने का काम करती है। और एंटीजन क्या है, एक ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस, कोई टॉक्सिन है जो कि उस पर्टिकुलर पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है बॉडी के अंदर। ये बात होती है एंटीजन एंड एंटीबॉडी में डिफरेंस की। तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में ये जो अपर रीजन होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ये जो पर्टिकुलर टॉक्सिन केमिकल सब्सटेंस है इसकी बाइंडिंग साइट होती है ये, जिसको हम एंटीजन बाइंडिंग साइट के नाम से जानते हैं। ये था क्या, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारे पास डिटेल दी हुई है। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन्स, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें से 2 स्मॉल चेन होती है जिसको हम लाइट चेन के नाम से जानते हैं, एंड 2 लॉन्गर चेन होती है जिसको हम हैवी चेन के नाम से जानते हैं। हैंस एंड एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड है H2 एंड L2, और ये जो हैवी एंड लाइट चेन की प्रेजेंस है उसके बेसिस पर हम इसको H2 एंड L2 से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है, जो एंटीबॉडी हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो एंटीबॉडी के अगर टाइप की बात की जाए तो ये भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, जिसमें आ जाती हैं IgA, IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgG। ये डिफरेंट टाइप हैं एंटीबॉडीज़ के जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। बिकॉज दीज एंटीबॉडीज़ आर फाउंड इन आवर बॉडी इन द ब्लड। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, तो इससे जो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है उसको हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। ये तो था फर्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, जो कि एंटीबॉडीज़ से मिल रहा था, जिसको हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। कुछ एक ऐसा रिस्पॉन्स भी होता है जो कि सेल के थ्रू मीडिएट होता है। सो सेकंड टाइप जो है रिस्पॉन्स का उसको हम जानते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको शॉर्ट में CMI के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है, ये किसके थ्रू मीडिएट होता है, ये मीडिएट होता है T लिम्फोसाइट के थ्रू। ये जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स था ये B लिम्फोसाइट्स जो थे उसके थ्रू हो रहा था। क्यों? क्योंकि B लिम्फोसाइट्स जो हैं वही एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, और एंटीबॉडीज़ जो
प्रेजेंट रहती हैं हमारे ब्लड में, तो इसकी वजह से जो रिस्पॉन्स मीडिएट होता है उसको हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। लेकिन टी लिम्फोसाइट्स जो मीडिएट करती हैं रिस्पॉन्स को, उसको हम सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। ये था एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, उसके सब टाइप एंड उस एंटीबॉडी से जो मीडिएट हो रहा है रिस्पॉन्स उसके बारे में, और टी लिम्फोसाइट्स से जो हो रहा है जिसको हम सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स या फिर इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। ये अब अगर यदि मैं बात करूं कि बॉडी जो है उसमें किसी पैथोजन ने अटैक किया, ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हम वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो कैसे उस पैथोजन को एनकाउंटर करती हैं, उसको ब्रेक करने का काम करती हैं। तो ये कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल है, ये जो सेल है लिम्फोसाइट रिकॉग्नाइज बैक्टीरिया एज फॉरेन एंड सिक्रीट द एप्रोप्रिएट एंटीबॉडी। ये जो सेल है, ठीक है, जो कि लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट में भी हमारा बी लिम्फोसाइट, ठीक है, तो ये जो बी लिम्फोसाइट जो सेल है WBC का जो टाइप है, ए ग्रेन्युलोसाइट में भी बी लिम्फोसाइट जो है, इसने क्या किया कि जो फॉरेन सब्सटेंस जो था, फॉरेन पार्टिकल जिसका अटैक हुआ, स्पेशली बैक्टीरिया जो है, उसको इसने रिकॉग्नाइज़ किया। रिकॉग्नाइज़ करने के बाद इसने एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करी। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये क्या करेंगी, इस बैक्टीरिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसको क्लम्प कर देंगी, एक क्लस्टर जैसा उसका स्ट्रक्चर बना देंगी। सो एंटीबॉडीज़ मेक द बैक्टीरिया क्लम्प टुगेदर, एक साथ इकट्ठा एक स्ट्रक्चर बना देंगी क्लम्प की फॉर्म में। उसके बाद क्या होगा, फैगोसाइटिक वाइट सेल, फैगोसाइटिक नेचर की कौन कौन सी वाइट ब्लड सेल्स थी, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। सो ये जो दो टाइप हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो कि फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं, तो ये दोनों सेल जो फैगोसाइटिक वाइट सेल हैं कैन देन टेक इन द क्लम्प्ड बैक्टीरिया एंड डाइजेस्ट दैम। ये जो क्लम्प्ड बैक्टीरियल पॉपुलेशन है इसको क्या करेंगी, इंगल्फ कर लेंगे, फैगोसाइटोज करेंगी और इसको क्या करेंगी, डाइजेस्ट कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी, ब्रेक कर देंगी। सो इस तरीके से जो भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल का अटैक होता है तो जो लिम्फोसाइट्स हैं उसको रिकॉग्नाइज करती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस करने के बाद जो फैगोसाइटिक वाइट सेल्स जो होती हैं उसको डिस्ट्रॉय, उसको डाइजेस्ट कर देती हैं। इस तरीके से ये मैकेनिज्म जो है वो हमारी बॉडी में चल रहा होता है। ये तो हो गया डिटेल में डिस्कशन इम्यूनिटी, उसके टाइप, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, लिम्फोसाइट, ये सारी की सारी चीज़ें। आई होप कि अभी तक जितना हमने पढ़ा वो अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आता है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी जो है, अगर यदि इससे पहले का सारा इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी जो है वो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, अच्छे से 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। सो एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, व्हेन अ होस्ट, ठीक है, जब कोई एक पर्सन एक्सपोज्ड होता है टू एंटीजन, कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक होस्ट है, मतलब कि कोई इंसान है, कोई ह्यूमन बीइंग है, इंडिविजुअल, ठीक है, जैसे ही इसकी बॉडी में किसी पैथोजन ने अटैक किया, पैथोजन का अटैक होते ही ये जो होस्ट है, ये जो कोई पर्सन है, तो इसकी जो जहाँ पर भी इसकी बॉडी में अटैक हुआ तो इस पैथोजन जो है वो क्या करेगा, सिक्रीट करेगा एक केमिकल जिसको हम एंटीजन, शॉर्ट में एजी के नाम से लिखते हैं। एंटीजन जो है केमिकल सब्सटेंस जो है उसको फेस किया इस पर्टिकुलर होस्ट की बॉडी ने, इम्यून सिस्टम ने,
जो कि पैथोजन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा था, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब और अदर प्रोटीन। ये जो एंटीजन है, केमिकल सब्सटेंस जो पैथोजन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर होस्ट की बॉडी में, तो ये एक लिविंग फॉर्म में भी हो सकता है, एक डेड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, माइक्रोब लिविंग और डेड फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर किसी अदर प्रोटीन की फॉर्म में भी हो सकता है। तो जैसे ही किसी भी इंसान की बॉडी में पैथोजन का अटैक हुआ, एंटीजन जो है वो सिक्रीट हुआ, तो क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो तुरंत ही प्रोड्यूस होने लग जाती हैं उस पर्टिकुलर होस्ट की बॉडी से। और एंटीबॉडीज़ का भी हम स्ट्रक्चर देख कर आए, उसमें एक एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, वहाँ पर एंटीजन जो है वो बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं, उसको डैमेज करने का काम करती हैं, उस मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। सो कहने का मतलब ये हो गया कि किसी बैक्टीरिया ने जैसे एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में अटैक किया, तो जैसे ही बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, मतलब कि केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में एंटीजन सिक्रीट हुआ। जैसे ही एंटीजन सिक्रीट होता है, उसी इंसान की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक मैसेज मिलता है, तुरंत ही वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लग जाता है। और एंटीबॉडीज़ जब प्रोड्यूस होती हैं, दैट मीन्स कि बॉडी फाइट करने लग जाती है। तो जो फैगोसाइटिक नेचर की सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो हैं, वो क्या करती हैं, उस पर्टिकुलर पैथोजन को डाइजेस्ट और डिस्ट्रॉय करने का मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती हैं। तो इस टाइप की जो इम्यूनिटी है उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। स्लो एंड टेक द टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। अब ये तुरंत की तुरंत नहीं होती है एक्टिव इम्यूनिटी का जो प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बॉडी जो है फर्स्ट टाइम अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो बॉडी उस पर्टिकुलर पैथोजन को पहचानेगी, फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, फिर फाइट कर रही होगी। तो ये क्या होता है, ये स्लो होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसके इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स तक के लिए। उसके बाद आता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जो है ये क्या है, आर्टिफिशियली डेवलप की जाती है, जिसमें आता है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट। ठीक है, ये क्या है कि पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि आर्टिफिशियली डेवलप की हुई वैक्सीन होती हैं, मेडिसिन होती हैं, जो कि उस किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दी जाती हैं। देने के बाद उसकी बॉडी जो है उसको रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडीज़ जो है वो बना के रख लेती है कि फ्यूचर में अगर उस पर्टिकुलर पैथोजन का इन्फेक्शन होता है तो तुरंत ही फिर बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगी, फाइट करना स्टार्ट कर देगी। सो पैसिव इम्यूनिटी जो है वहाँ पर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस की जाती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बॉडी में, रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड। ये जो होती हैं पैसिव इम्यूनिटी में जो रेडीमेड वैक्सीन या फिर एंटीबॉडीज़ जो दी जाती हैं, ये हमें आउटसाइड से रिसीव होती हैं। हमारी बॉडी जो है किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी उसको डेवलप नहीं करती, और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत इमीडिएट इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि एक्टिव इम्यूनिटी जो है वहाँ पर स्लो इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है, स्लो होता है। एंटीबॉडीज़ जो है खुद बॉडी बना रही होती है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में आउटर सोर्स के थ्रू दी गई होती हैं, तो इसीलिए इमीडिएट इफ़ेक्ट देखने को मिलता है पैसिव इम्यूनिटी के केस में। सो इसी के साथ हमारा इम्यूनिटी टाइप, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, पैसिव एंड एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लियर, ख़त्म। इसके बाद इम्यूनिटी में और भी छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आज का जो वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, चाहे बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फिर नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, स्पेशली जो कॉमन ह्यूमन डिजीज़ हैं जितनी भी, उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन डैम श्योर कि आता ही आता है। सो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें, शॉर्ट्स नोट्स बनाएं, एंड अगर यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।